वेलकम टू जीएस वरदान। आज हम परिसंचरण तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है, यानी कि रुधिर परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अंतर्गत हमारे शरीर में एक संरचना है जिसे हम कहते हैं हार्ट, हृदय और इससे संबंधित रुधिर वाहिनियाँ आती हैं। तो हमारे शरीर में एक पंपिंग आर्गन है, ब्लड को जो पंप करता है उसे हम कहते हैं हार्ट। और हार्ट क्या करता है, रुधिर वाहिनियों की सहायता से, ब्लड वेसल की सहायता से ब्लड को हार्ट से विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य करता है। इसके अंतर्गत ब्लड वेसल्स, हृदय तथा रुधिर परिसंचरण आते हैं। रुधिर परिसंचरण में हम ब्लड वेसल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ब्लड के बारे में डिस्कस करेंगे और पंपिंग आर्गन जो हमारे शरीर में हार्ट है, ब्लड को पंप करने का काम करता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक दूसरा है जिसे हम कहते हैं लिम्फ, लसिका। जब ब्लड कैपिलरी से होकर के, रुधिर केशिकाओं से होकर ब्लड गुजरता है तो कुछ भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा यह शरीर से, इसका कुछ भाग शरीर से बाहर आ जाता है, जो कि कलरलेस होता है, लिक्विड पार्ट होता है, फ्लूइड होता है, जो कि केशिकाओं से डिफ्यूजन द्वारा, शरीर से डिफ्यूजन द्वारा केशिकाओं के बाहर आ जाता है सेल में। उसे हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। और यह क्या होता है, लिम्फैटिक सिस्टम के अंतर्गत लिम्फैटिक चैनल बना हुआ है, उसके अंतर्गत कार्य करता है। यह लिम्फ वेसल्स, लासिका वाहिनियाँ होती हैं और लिम्फ नोड्स इसके अंतर्गत आते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को अच्छी तरह से समझने से पहले हमें पाचन तंत्र के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसके पहले के 2 वीडियो में मैंने पाचन तंत्र के बारे में डिस्कस किया है, उसको आप जा कर के देख सकते हैं। उसके बाद ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जब पढ़ेंगे तो आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसके अंतर्गत ब्लड रुधिर पोषक पदार्थों के परिवहन से संबंधित है और यह पोषक पदार्थों को पाचन तंत्र से शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। फॉर एग्जाम्पल, अमीनो एसिड, मोनोसैकेराइड और जल में घुलनशील विटामिन। तो पाचन तंत्र हमने डिस्कस किया था कि पाचन तंत्र में क्या होता है कि जो भी लार्ज बायोमॉलिक्यूल्स, बृहद जैव अणु हैं, उनका छोटे पार्ट में, छोटे भागों में तोड़ दिया जाता है। जैसे कि प्रोटीन को अमीनो एसिड में, पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में और फिर मोनोसैकेराइड में, और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ दिया जाता है। ब्लड फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर की समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को एकत्र कर वापस फेफड़ों तक ले जाने का कार्य करता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ब्लड हमारे फेफड़े में छोटी छोटी गुब्बारे नुमा संरचनाएं होती हैं, जिसे हम कूपिकाएं कहते हैं या एल्वियोलाई कहते हैं। ये छोटी छोटी गुब्बारे नुमा संरचना होती हैं। यहीं पर हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड होता है। मतलब कि एल्वियोलाई से, जैसे हमने सांस लिया, हमने ऑक्सीजन लिया, श्वसन क्रिया द्वारा ऑक्सीजन हमारे फेफड़े में पहुंचा और फेफड़े से एल्वियोलाई में जाएगा। फेफड़े में छोटी छोटी गुब्बारे नुमा संरचनाएं हैं, एल्वियोलाई, वहाँ पर ऑक्सीजन जा कर के इकट्ठा हो जाता है और फिर ये एल्वियोलाई है और ये हमारी ब्लड वेसल्स है, रुधिर वाहिनियाँ हैं। और इसी ब्लड वेसल्स में यहाँ पर डिफ्यूजन द्वारा, यहाँ पर क्या होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस द्वारा, यानी कि विसरण द्वारा, ये एल्वियोलाई है और यहाँ पर ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल, यहाँ से ब्लड का फ्लो हो रहा है। यहाँ पर क्या है, हीमोग्लोबिन है, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, पता है आप लोगों को। यह हीमोग्लोबिन क्या करता है,
यहाँ के ऑक्सीजन से बाइंड करता है। ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर के हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा, ऑक्सीजन आ गया और प्लस ब्लड वेसल्स में क्या है, हीमोग्लोबिन है, और यह क्या करेगा, HbO2 बना देगा। यहाँ पे HbO2 हीमोग्लोबिन डाइऑक्साइड बना देगा या ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा। और यहीं पर फिर क्या होता है, एल्वियोलाई में चूँकि ब्लड वापस आ रहा है और यहाँ पर CO2 है और CO2 डिफ्यूज होकर के एल्वियोलाई में चला जाता है। ठीक है, वही ये कहना चाहता है कि रुधिर फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर, फेफड़े में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन O2 हीमोग्लोबिन से बाइंड हो गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, और कार्बन डाइऑक्साइड यहीं पर फेफड़े में एल्वियोलाई में पहुंचा दिया जाता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन क्रिया द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। अब इसका इंपॉर्टेंस यहाँ पर बढ़ जाता है। अब हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन मिल गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, और फिर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर के और ब्लड में जितने भी पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट हैं, पाचन क्रिया द्वारा जो छोटे छोटे पार्ट में तोड़े गए पदार्थ हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन ब्लड द्वारा किया जाएगा। तो ब्लड में हमारे क्या क्या है, ऑक्सीजन है, दूसरा क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं। ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन और पोषक तत्व ब्लड द्वारा, ब्लड में मतलब कि मिक्स हो गए हैं और पूरे शरीर में एक एक सेल तक पहुंचाए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद थर्ड पार्ट देखते हैं। रुधिर उपापचय के पश्चात उत्सर्जी पदार्थों को वृक्कों तक ले जाता है। ब्लड क्या करेगा, आफ्टर मेटाबॉलिज्म जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, उत्सर्जी पदार्थ है, उसको क्या करता है, किडनी तक ले जाने का काम करता है। तो हम सबको पता है कि किडनी क्या होता है, एक प्रकार का फिल्ट्रेशन ऑर्गन है हमारे बॉडी का, और किडनी में क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है, और वह यूरिन क्या होगा, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म जब हो जाएगा, उत्सर्जी पदार्थों को वृक्कों तक ले जाने का काम करता है, ब्लड का काम है। ठीक है, रुधिर ब्लड अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित हार्मोन्स को लक्षित लक्ष्यों तक ले जाने का कार्य करता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद हम लोग पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम अंतःस्रावी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत हार्मोन्स आते हैं और यह हार्मोन्स डक्टलेस ग्लैंड द्वारा यानी कि नलिका विहीन ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं और सीधे ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। और यह ब्लड द्वारा क्या होता है, टारगेटेड साइट तक लक्षित लक्ष्यों तक ले जाने का कार्य ब्लड द्वारा ही किया जाता है। पांचवा, रुधिर रुधिर ऊष्मा के समान वितरण से संबंधित है। ठीक है, ब्लड जैसे जैसे हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स रुधिर वाहिनियों द्वारा हमारे बॉडी में पहुंचता है, वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, सेम होता चला जाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि रुधिर ऊष्मा के समान वितरण से संबंधित है। इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाती है, पूरे शरीर का टेम्परेचर जैसा कि वो पता होगा 36.9 डिग्री या जनरली 37 डिग्री सेंटीग्रेड हम ब्लड का बॉडी का टेम्परेचर मानते हैं, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम ब्लड के बारे में डिस्कस करते हैं। एक और है, रुधिर शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने का काम करता है। तो ब्लड में 3 प्रकार के ब्लड सेल्स होती हैं, ब्लड कार्पसेल्स जिसे कहते हैं, रुधिर कोशिकाएं ब्लड कार्पसेल कहते हैं। इसमें RBC होता है, WBC होता है और ब्लड प्लेटलेट्स होता है। तो हमारे ब्लड में क्या WBC है, और यही WBC श्वेत कणिकाएं क्या करती हैं, हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने का कार्य करती हैं। ठीक है, अभी आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्लड के बारे में देख लेते हैं। यह एक तरल संयोजी ऊतक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। ब्लड एक तरल संयोजी, ठीक है, यानी कि वैस्कुलर टिश्यू है, एक वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं।
वैस्कुलर मतलब होता है जिसका फ्लो हो सके, ठीक है। संयोजी मतलब क्या होता है, कनेक्टिंग। वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू इसलिए है क्योंकि ब्लड के एक एक आर्गन को जोड़ने का काम करता है। हार्ट द्वारा ब्लड पंप किया गया और एक एक कोशिका तक उसको पहुंचाया गया, इसीलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। जिसका पीएच 7.3 टू 7.4। तो जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 होता है, ठीक है। मतलब कि 7.3 टू 7.4 ये वेरी करता है। और रुधिर का रंग लाल होता है। लाल क्यों होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। तो इसको पूरे अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये हर एक लाइन फैक्ट है, ये भी देखिए एग्जाम में पूछा गया है। वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है, पीएच वैल्यू 7.4 होता है, ठीक है। इसका कलर क्या होता है, लाल होता है। और लाल क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। यह हमने अभी डिस्कस किया था, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है, या हीमोग्लोबिन डाइऑक्साइड HbO2 बना लेता है, ठीक है। रुधिर के दो प्रमुख भाग हैं, रुधिर के दो प्रमुख भाग होते हैं, ठीक है। पहला क्या है, ए सेलुलर पार्ट, दूसरा क्या है, सेलुलर पार्ट। अकोशिकीय भाग यानी कि जिसमें कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, दूसरा है कोशिकीय भाग जिसमें कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो ए सेलुलर पार्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कोशिकीय भाग है वह कितना परसेंट लेता है, कोशिकीय भाग के अंतर्गत कितने परसेंट आता है, और एक कोशिकीय भाग कितने परसेंट। तो 55 से 60% जो वैल्यू है प्लाज्मा होता है ए सेलुलर पार्ट में, ठीक है। इसे 55 से 60% प्लाज्मा होता है। कोशिकीय भाग में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इसे हम ब्लड कार्पसेल्स या रुधिर कोशिकाएं भी कहते हैं, ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड कार्पसेल्स लाल रुधिर कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कार्पसेल्स श्वेत रुधिर कणिकाएं, और प्लेटलेट्स या जिसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका टेक्निकल नेम जानना बहुत ज़रूरी है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। अब ए सेलुलर पार्ट के अंतर्गत प्लाज्मा आता है, तो प्लाज्मा देख लेते हैं प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा का 92 टू 93% पार्ट क्या होता है, वाटर होता है, पूछा गया एग्जाम में। और इसके अंतर्गत ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, कार्बनिक पदार्थ, हिपैरिन, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन या इम्यूनोग्लोबुलिन, ये कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद होता है अकार्बनिक पदार्थ इनऑर्गेनिक मटेरियल, जिसमें सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन और कैल्शियम आयन आते हैं। और यही जो चार आयंस हैं यही पीएच वैल्यू को मेंटेन करने का काम करते हैं, ब्लड के पीएच को 7.4 बनाए रखने में मदद करते हैं। तो प्लाज्मा 90 टू 93% पार्ट वाटर होता है प्लाज्मा का। तो जब 92% पार्ट वाटर है तो कितना बचा, 8% पार्ट बचा। 8% के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं प्लाज्मा में, ठीक है। तो ऑर्गेनिक पदार्थ में, कार्बनिक पदार्थ में हिपैरिन, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन एंड या इम्यूनोग्लोबुलिन। देखिए थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं, आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं, उन्हें थोड़ा सा दिक्कत होगी, क्योंकि ये अगर जो लोग पहली बार देख रहे हैं वीडियो या पहली बार मतलब कि साइंस के कांटेक्ट में आए हैं, तो उन्हें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बार बार पढ़ने से चीज़ें क्या होंगी, समझ में आ जाएंगी, ठीक है। थोड़ा सा इसको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, हमें बार बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब न्यूट्रिएंट्स के बारे में देख लेते हैं, पोषक तत्वों के बारे में, ठीक है। पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स में क्या है कि जो पाचन तंत्र हमने पढ़ा था, जल में घुलनशील विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी, ठीक है। तो आपको पता होगा, पूछा था क्वेश्चन।
वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं? तो बी कॉम्प्लेक्स, B1, B2, B3, B5, B7, B9, B12, ये सारे क्या होते हैं? बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और जल में घुलनशील और विटामिन सी, विटामिन सी क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी क्या होता है कि वाटर में सॉल्युबल होता है। ठीक है। तो ये दो विटामिन ऐसे हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। इसके अलावा अमीनो एसिड, मोनोसैकेराइड आदि आते हैं। ठीक है। इसके अलावा हार्मोन्स एंड एक्सक्रीटरी बाई प्रोडक्ट, हार्मोन्स और उत्सर्जी उत्पाद। प्लाज्मा में से, प्लाज्मा सुना होगा, सीरम होता है। तो प्लाज्मा में से जब हम ऑर्गेनिक मटेरियल, कार्बनिक पदार्थ, फाइब्रिनोजन निकाल लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। मतलब सीरम में फाइब्रिनोजन नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए इससे कार्य क्या है। 4 कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है। हिपेरिन था, एक एंटीकोगुलेंट है। एंटीकोगुलेंट मतलब क्या होता है? ब्लड को जमने से रोकना, ब्लड को कोगुलेट होने से रोकना। तो ब्लड जब हमारी ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है तो उस समय हिपेरिन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। यह क्या करता है? ब्लड में, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड को कोगुलेशन से रोकता है, ब्लड को जमने से रोकने का कार्य करता है। दूसरा क्या है? फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन सिंथेसाइज इन लीवर। फाइब्रिनोजन का सिंथेसिस कहाँ पर होता है? लीवर में होता है और रुधिर के जमने में सहायक होता है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, जब कभी चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है हाथ या पैर में, तो वहाँ से ब्लड का फ्लो होने लगता है। तो ब्लड का फ्लो होता है तो देखा होगा थोड़ी देर बाद क्या होगा, वहाँ पर एक जालिका नुमा संरचना बन जाती है। थोड़ी देर बाद जाल की तरह बन जाता है और ब्लड जो होता है उसी में फंस कर रह जाता है। तो फाइब्रिनोजन का वही काम होता है कि चोट लगने के बाद ब्लड को जमने में सहायता करना। ठीक है। याद हो गया होगा फाइब्रिनोजन और हिपेरिन। हिपेरिन क्या करेगा? ब्लड वेसल्स में रुधिर को जमने से रोकेगा और फाइब्रिनोजन क्या करता है? रुधिर को जमने में सहायता करता है शरीर के बाहर जब चोट लग जाती है। तो तीसरा एल्बुमिन। एल्बुमिन एक प्रकार का प्रोटीन है और ग्लोबुलिन भी प्रोटीन है। एल्बुमिन क्या करेगा? परासरण दाब को स्थिर बनाए रखता है, यानी कि ब्लड में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको क्या करता है? मेंटेन करता है, स्थिर कांस्टेंट बना देता है। इसके बाद ग्लोबुलिन एंटीजन के प्रभाव को निष्क्रिय करता है। बॉडी में जो भी हमारे एंटीजन इंटर करते हैं, एंटीजन का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर से बाहर हमारे बॉडी के लिए हानिकारक हो। ठीक है। हमारे शरीर में अंदर प्रवेश करते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो, दैट इज एंटीजन या प्रतिजन कहलाते हैं। ठीक है। तो ग्लोबुलिन क्या करेगा? इसके प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है। इसके बाद सेलुलर पार्ट। सेलुलर पार्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सेलुलर पार्ट में हमने देखा था कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं और 40 to 45% पार्ट ये कवर करते हैं। ठीक है। तो देख लेते हैं। इसका टेक्निकल नाम याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। डायरेक्ट टेक्निकल पूछा जाता है। एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट को रेड ब्लड कार्पसल्स या लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कार्पसल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं या कोशिकाएं ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ल्यूको मतलब होता है कलरलेस। ठीक है। ल्यूकोसाइट कलरलेस होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है। प्लेटलेट्स एंड जिसे थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी में दो प्रकार के होते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स होता है, एग्रैनुलोसाइट्स होता है। ठीक है। कुछ नहीं बस। और ग्रैनुलोसाइट्स में बेसोफिल, इयोसिनोफिल या एसिडोफिल एंड न्यूट्रोफिल 3 आते हैं। एग्रैनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आते हैं। ठीक है। ये 2 क्लासिफिकेशन है। अब हम देखिए यहाँ पर क्या है। सेलुलर पार्ट कोशिकीय भाग हो गया, एरिथ्रोसाइट मतलब कि लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट। ठीक है। 3 हो गए। श्वेत रुधिर कणिकाओं के अंतर्गत 2 क्लास हैं। एक ग्रैनुलोसाइट्स है मतलब कि कणिका युक्त, और दूसरा क्या है? कणिका विहीन।
तो कणिका युक्त में क्या है, बेसोफिल, यूसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। और एग्रेनुलोसाइट्स में यानी कि जो जिसमें कण नहीं पाए जाते हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। अभी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं उसके बारे में कि कैसे इसको क्लासिफाई किया गया है। इसके बाद देखते हैं एरिथ्रोसाइट्स, लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में। इनकी संख्या बार बार पूछी जाती है, कितनी होती है, तो 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm या पर माइक्रोलीटर, कहीं कहीं 4.5 to 5.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर या पर क्यूबिक mm बताया गया है। ठीक है, तो इतना याद कर लीजिए, 4.5 to 5.5 मिलियन। मिलियन मतलब होता है 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, 10 लाख का 1 मिलियन होता है। तो अब देखिए कि इतनी छोटी सी स्ट्रक्चर तो बहुत छोटी होती है, माइक्रोस्कोप से देखते हैं। ठीक है, बहुत छोटी संरचनाएं होती हैं। ये कणिकाएं उभयावतल होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन पूछे गए उभयावतल होते हैं। बाई कॉनकेव, उभयावतल मतलब इस तरह से होता है। ठीक है, लेंस पढ़ा होगा आप लोगों ने, हम लेंस के बारे में आगे डिस्कस करेंगे फिजिक्स के चैप्टर में। तो लेंस में क्या होता है, ये उभयावतल होता है। उभयावतल मतलब, उभय मतलब होता है कि दोनों साइड, और अवतल मतलब होता है ऐसे अंदर धंसा हुआ। ठीक है, तो इस तरह का कुछ इसका आकार होता है, कणिकाएं होती हैं उभयावतल। बाई कॉनकेव वृत्ताकार होंगी, सर्कुलर होंगी, और इसमें केंद्रक सहित प्रमुख कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक इसलिए नहीं पाया जाता है क्योंकि ये जैसे हीमोग्लोबिन है, सॉरी, जो ब्लड सेल्स है, ब्लड सेल्स में केंद्रक नहीं पाया जाएगा। केंद्रक न पाए जाने की वजह से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड कर पाएगा। ठीक है, इसीलिए केंद्रक का अभाव होता है। इनका प्रमुख कार्य शरीर में गैसों, विशेष रूप से ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। ठीक है, आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और यह क्या करता है, ऑक्सीजन से बाइंड होकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। ठीक है, और गैसों के परिवहन में हेल्प करता है। इनका पृष्ठ क्षेत्र, उभयावतल होने का कारण इनका पृष्ठ क्षेत्र अधिक होना है। ठीक है, ताकि अधिक से अधिक गैसों का परिवहन, अधिक से अधिक ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो सके। ये इन्यूक्लिएटेड होती हैं। इन्यूक्लिएटेड मतलब होता है कि केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता है, हीमोग्लोबिन को अधिक से अधिक स्थान उपलब्ध कराया जा सके। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण लंबी अस्थियों, अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, बोन मैरो। जो लोग नॉन वेज खाते होंगे, जो लोग मतलब कि मांस खाते होंगे, उनको पता होगा बोन मैरो के बारे में। हड्डियों के बीच एक पदार्थ होता है जिसे हम क्या कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं, और इसी में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। ये कणिकाएं प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, ये कणिकाएं जो होती हैं प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल से बनी होती हैं। अभी आगे डिस्कस करेंगे प्लूरीपोटेंट सेल क्या होती हैं। ठीक है, प्लूरीपोटेंट सेल से बनी होती हैं। एम्ब्रियो, बोन मैरो और एम्बिलिकल कार्ड एग्जाम्पल। ठीक है, और प्लूरीपोटेंट सेल से क्या होते हैं, प्लूरीपोटेंट सेल हमारे बॉडी में अगर है तो उससे क्या होता है, नई नई सेल्स का फॉर्मेशन होता रहता है प्लूरीपोटेंट सेल से। यह आज का रिसर्च का टॉपिक है, और प्लूरीपोटेंट सेल पे नोबेल प्राइज भी दिया जा चुका है। ठीक है, और इस पे काम चल रहा है कि प्लूरीपोटेंट सेल को निकाल करके बॉडी के बाहर ऑर्गन को डेवलप करने का काम किया जा रहा है, किया जा रहा है भी, मतलब पूर्ण रूप से हमें सफलता नहीं मिली है। प्लूरीपोटेंट सेल से क्या करेंगे, लीवर बना सकते हैं, कार्डियक सेल्स, हार्ट बना सकते हैं। ठीक है, स्टमक बना सकते हैं, बॉडी के मतलब कई पार्ट को बना सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड हीमोपोएसिस। दिस इज हीमोपोएसिस। आरबीसी का निर्माण हीमोपोएसिस कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल के बारे में देख लेते हैं
कि प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल जो होती है ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स, इसके अलावा कार्डियक सेल, लीवर सेल, नर्व सेल, स्किन सेल, लंग सेल में पाई जाती हैं। इसीलिए क्या होता है कि सेल का रीजनरेशन होता रहता है। कभी देखा होगा कि शरीर में चोट लग जाए, ठीक है, चोट गहरा कहीं घाव बन जाता है हमारे शरीर के ऊपरी भाग त्वचा में, तो क्या होता है धीरे धीरे वह घाव भरने लगता है। यह किसकी वजह से होता है? प्लूरीपोटेंट सेल की मदद से ही होता है। वहाँ पर क्या होता है, न्यू सेल का रीजनरेशन हो जाता है और वह स्थान घाव को, उस स्थान पर घाव क्या होता है, भर जाता है। ठीक है, तो कार्डियक सेल, लीवर सेल, नर्व सेल, स्किन सेल, लंग सेल, जितने भी बॉडी के ऑर्गन हैं, इस तरह के सेल का फॉर्मेशन हो सकता है। हो सकता है क्या होता है प्लूरीपोटेंट द्वारा, सेल द्वारा। ठीक है, स्टेम कोशिका सभी बहुकोशिकीय जंतुओं में पाई जाती हैं। स्टेम सेल्स आर फाउंड ऑल द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर एनिमल, जितने भी बहुकोशिकीय जंतु होते हैं सब में पाई जाती हैं, जो विभिन्न कोशिकाओं के निर्माण में मदद करती है। ठीक है, आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 डेज होता है। 120 डेज मतलब जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन का होता है। तो और कम भी होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग की, जैसे मेरे मनुष्य की आयु क्या है, 80 साल, 100 साल है। कुछ लोग की डेथ हो जाती है 60 साल में, कुछ लोग की 50 साल में, कुछ लोग 100 साल तक जीवित रहते हैं। तो वैसे ही है कि मैक्सिमम 120 डेज का होता है। लाल रुधिर कणिकाओं के निर्माण के लिए विटामिन B12 और फोलिक एसिड की आवश्यकता होती है। ठीक है, अभी देखते हैं एक चार्ट द्वारा कि कैसे आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, और पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये देखिए प्लूरीपोटेंट सेल, ठीक है, प्लूरीपोटेंट सेल। प्लूरीपोटेंट सेल्स क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन को फॉर्मेशन होगा, और प्रोथ्रोम्बिन क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन से सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन और डिक्रीज इन साइज एंड लॉस ऑफ न्यूक्लियस। जैसा कि पता है कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ई न्यूक्लिएटेड होता है। तो प्रोथ्रोम्बिन से क्या होगा, आरबीसी का साइज जो होगा कम हो जाएगा। ठीक है, साइज, इसका मतलब कि साइज छोटा हो जाएगा, न्यूक्लियस का साइज छोटा हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा। सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस होगा। अब देखिए साइज कैसे छोटा होगा, न्यूक्लियस कैसे लॉस होगा। फॉलिक एसिड और विटामिन B12 यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और ये कहाँ से, डाइट से आते हैं। हमने फूड मटेरियल लिया, कुछ भी खाया, और वह पाचन क्रिया द्वारा क्या हुआ, छोटे छोटे अंशों में टूट गया और फिर ब्लड में मिक्स हो गया। ठीक है, तो फोलिक एसिड, विटामिन B9 भी कहते हैं, एंड विटामिन B12, ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, इन दोनों की उपस्थिति में न्यूक्लियस का लॉस हो जाता है। और यहाँ पर प्रोथम आयरन, जब आयरन मिलता है तो सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, तब हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस हो जाता है। इसके बाद क्या होगा, मेच्योर आरबीसी बनेगा। आरबीसी मेच्योर हो गया, और मेच्योर होने के बाद मतलब कि आरबीसी का निर्माण हो गया, और निर्माण होने के बाद क्या हुआ, 120 दिन बाद आफ्टर 120 डेज आरबीसी क्या होगा, डिजनरेट हो जाएगा, मतलब हीमोलिसिस। वहाँ होता है हीमोपोएसिस, हीमोपोएसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, यहाँ है हीमोलिसिस। लिसिस कहीं भी टर्म अगर आ जाए तो लिसिस का मतलब होता है टूटना। ठीक है, कहीं पर भी लिसिस टर्म आए तो लिसिस का मतलब होता है टूटना, तो हीमोलिसिस हो जाएगा, और आरबीसी ब्रेक डाउन होगा, और बिलीरुबिन और आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बिलीरुबिन क्या करेगा, प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस इन लीवर। यही बिलीरुबिन बाइल जूस के फॉर्मेशन में मदद करता है। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो होते हैं, दो पिगमेंट होते हैं, बाइल पिगमेंट, ये लीवर में बाइल जूस के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, और फिर यहाँ पर क्या होता है, यह एक्सक्रीशन हो जाता है, उत्सर्जन क्रिया द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। और बचा हुआ आयरन, आयरन शरीर से बाहर नहीं निकाला जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्गन फिर क्या होगा, रीयूटिलाइज हो जाएगा हमारे बॉडी में, और फिर सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन होगा। ठीक है, फिर मेच्योर आरबीसी बनेगा, आरबीसी का डिजनरेशन होगा, फिर बिलीरुबिन और आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आयरन क्या होगा, रीयूटिलाइज हो जाएगा,
और हमारे बॉडी के उपयोग में आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आरबीसी का विनाश कहाँ पर होता है? यकृत एवं प्लीहा, लीवर और स्प्लीन में आरबीसी क्या होता है? डैमेज हो जाता है, आरबीसी नष्ट होता है। इनका अंतिम रूप से जो नष्टीकरण होता है स्प्लीन में होता है। इसीलिए हम आरबीसी को कब्रगाह, ग्रेवयार्ड कहते हैं। ठीक है, आरबीसी को ग्रेवयार्ड कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो लीवर नहीं है, दैट इज स्प्लीन, प्लीहा होता है। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है बॉडी का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो ब्लड बैंक भी क्या होगा? स्प्लीन होगा। स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहते हैं और कब्रगाह भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन यह बृहद जटिल प्रोटीन होता है, लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। हीमोग्लोबिन इज अ लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, और इसमें क्या होगा? ग्लोबुलर प्रोटीन और आयरन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन और आयरन उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन ग्लोबुलर प्रोटीन और प्लस आयरन। ठीक है, आयरन आयरन होता है और ग्लोबिन प्रोटीन है। लीवर बिलीरुबिन का उपयोग पित्त रस के संश्लेषण में करता है, बाइल जूस के फॉर्मेशन में करता है। ठीक है, और यह बाइल जूस कहाँ पर होता है? फिर इकट्ठा इसको गाल ब्लैडर में ले जा करके बाइल जूस को स्टोर कर दिया जाता है। बाइल जूस पूछा जाए प्रश्न कि बाइल जूस पित्त रस स्टोर या बिलीरुबिन या बिलीवर्डिन पिगमेंट जो होते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं? तो फॉर्मेशन तो इनका लीवर में होता है, लेकिन ये कहाँ पर स्टोर रहते हैं? गाल ब्लैडर में। ठीक है, पित्ताशय में, गाल ब्लैडर में स्टोर कर दिए जाते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन, मतलब एक मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल से जुड़ता है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल से जुड़ता है। ऐसे ऐसे आसानी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन से जुड़ता है। अब आरबीसी समझ में आ गया आप लोगों को। अब ल्यूकोसाइट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ल्यूकोसाइट यानी कि WBC, जिसे अवर्णी कोशिकाएं, क्योंकि कलरलेस है इसलिए अवर्णी कोशिकाएं कहते हैं। इस संख्या में बहुत ही कम होते हैं, 6000 से 8000 पर माइक्रोलीटर। एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ऐसे फैक्ट हैं कि को मतलब आपको याद करना जरूरी ही है। ठीक है, जैसे आरबीसी का देखा था 4.5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक डेसीलीटर पर क्यूबिक mm। ठीक है, ऐसे ही क्या है कि WBC 6000 से 8000 पर क्यूबिक mm या पर माइक्रोलीटर। लेकिन साइज इनका क्या होता है? बड़ा होता है। ये आकार में बड़े होते हैं आरबीसी की अपेक्षा, और ये प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली कोशिकाएं हैं। क्लासिफिकेशन में देखा था कि WBC को ए ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट में डिवाइड किया था, जिसमें ल्यूकोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल थे। ठीक है, तो यही क्या है? WBC प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली कोशिकाएं हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम करती हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। जैसे बाहर से कोई भी एंटीजन अगर बॉडी के अंदर इंटर किया तो WBC का काम क्या है कि वहाँ पहुँच करके, जहाँ पर ये होगा, जिस साइट पर एंटीजन उपस्थित होगा वहाँ पर WBC पहुँच करके उसको क्या करते हैं? मारने का काम करते हैं। ठीक है, ये प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली कोशिकाएं होती हैं। इनका निर्माण प्लूरिपोटेंट सेल से अस्थिमज्जा एवं लिम्फ नोड, लिम्फोसाइट में क्या, और लिम्फ नोड और बोन मैरो, ठीक है, में इनका फॉर्मेशन होता है। बोन मैरो में भी होगा और लिम्फ नोड में भी होता है। ये ब्लड रुधिर की बड़ी कोशिकाएं होती हैं, इनका आकार बहुत बड़ा होता है। इनमें केंद्रक उपस्थित होता है और इनका जीवन काल 10 से 13 दिन। संख्या कितनी है इनकी? संख्या कितनी पाई थी? 6 से 8000, और इनका जीवन का लाइफ स्पैन कहते हैं इसे, LIFESPAN, इसे लाइफ स्पैन कहते हैं।
ठीक है, जीवन काल। तो जीवन काल कितना होता है? 10 से 13 दिन। ये मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, कई किताबों में अलग अलग दिया हुआ, ठीक है, किसी में 2 दिन 4 दिन दिया है, लेकिन अगर जहाँ तक ऑथेंटिक सोर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 10 से 13 दिन टिक कीजिएगा अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो, ठीक है। कणिकामय यानी ग्रैनुलोसाइट्स और ये ग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है, जब इन्हें प्रयोगशाला में स्टेन किया जाता है, यानी कि स्टेनिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है, इसमें स्टेन करते हैं लैब में, तो रंगों के आधार पर इनका नामकरण किया गया है ग्रैनुलोसाइट्स का, ठीक है। इओसिनोफिल्स, इओसिन एसिडिक डाई बनाता है। बेसोफिल ब्लू बेसिक डाई। न्यूट्रोफिल टेक अप बोथ डाई। ये दोनों कलर मिथाइलिन ब्लू, मिथाइल ब्लू है, और एसिडिक डाई इओसिन है, तो ये दोनों का कलर क्या होगा? न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल में क्या होता है? न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं कार्य इनके क्या क्या होते हैं। कणिकामय श्वेत रुधिर कणिकाएं, ग्रैनुलोसाइट्स, WBC, इनका कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म दानेदार तथा केंद्रक युक्त होता है, ठीक है। केंद्र अनियमित एवं खंडों में विभाजित होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, ठीक है। देखिए एसिडोफिल का काम क्या है? यह परजीवियों, मतलब बॉडी में जो पैरासाइट्स अटैक करते हैं हमारे बॉडी में, तो पैरासाइट को शरीर से बाहर निकालता है, तथा एलर्जी कंडीशन में इनकी संख्या बहुत ही अधिक हो जाती है, जिसे इओसिनोफिलिया कहते हैं, ठीक है। अगर एसिडोफिल की मात्रा शरीर में बढ़ गई है, संख्या बढ़ गई है, तो इसे कहते हैं इओसिनोफिलिया। और यह कब होगा? एक ऐसी कंडीशन होगी जब पैरासाइट हमारे शरीर में आते हैं, ठीक है, और शरीर से बाहर निकाले काम किया जाता है। बेसोफिल जीवाणुओं तथा संक्रमण से शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है और संक्रमित स्थान से हिस्टामीन का स्रावण करता है। हिस्टामीन सिक्रीट होता है जिससे एलर्जी हो जाती है, और यह हिस्टामीन वेसोडाइलेटर का, वेसल्स को क्या करता है? डायलेट करने का काम करता है। हिस्टामीन होता है हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू को हिस्टोलॉजी कहते हैं, तो इसी से हिस्टामीन बना है, हिस्टामीन, ठीक है, हिस्टा एंड एमीन, AMIN। तो हिस्टा मतलब टिश्यू, एमीन एक प्रकार का केमिकल्स है, तो हिस्टामीन हो गया, ठीक है। टिश्यू से एक प्रकार का केमिकल सिक्रीशन होता है जिसे हिस्टामीन कहते हैं, और यह क्या कहता है? वेसल्स को क्या कहता है? डायलेट करने का काम करता है। न्यूट्रोफिल ये जीवाणुओं तथा अन्य बाहरी पदार्थों को नष्ट करने का काम करते हैं। अब कणिका में श्वेत रुधिर कणिकाएं, एग्रेनुलोसाइट्स, कोशिका द्रव्य में कण नहीं पाए जाते हैं, इनका निर्माण लसिका ग्रंथियों द्वारा होता है। कोशिका द्रव्य नहीं पाए जाते हैं और इनका निर्माण लसिका ग्रंथियों द्वारा होता है, इनका निर्माण लसिका ग्रंथियों द्वारा होता है, ठीक है। अब देखते हैं प्लेटलेट्स। तीसरा क्या है? प्लेटलेट्स। तो हमने आरबीसी के बारे में डिस्कस कर लिया, WBC के, और तीसरा क्या है? प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। ये केंद्रक विहीन, इसमें भी केंद्रक न्यूक्लियस नहीं पाया था, उभयोत्तल होती हैं, ठीक है, गोल या अंडाकार कोशिकाएं होती हैं, ये भी उभयोत्तल होती है, बाइकॉन, सॉरी, ये उभयोत्तल होती हैं, ठीक है, इस तरह से। इनकी संख्या 0.15 to 0.45 मिलियन पर क्यूबिक mm होती है, ठीक है। इनका निर्माण बोन मैरो में होता है। इनका जीवन काल 7 से 10 दिन होता है। आरबीसी का 120 दिन होता है, WBC का 10 से 12 या 13 दिन होता है, और प्लेटलेट्स का 7 से 10 दिन होता है। संख्या की बात करें तो आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 4.5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm। WBC की संख्या कितनी होती है? 6 से 8,000। और थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? 0.15 to 0.45 मिलियन पर क्यूबिक mm, ठीक है। और लाइफ स्पैन 7 से 10 दिन होता है, और रुधिर का थक्का जमाने में, ब्लड को कोगुलेट करने में मदद करती है,
डेंगू एक वायरल फीवर है, एक मतलब कि वायरस होने वाली बीमारी है, और इसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स की मात्रा क्या होती है, अचानक कम होने लगती है। ठीक है, तो ब्लड प्लेटलेट्स की मात्रा किस में कम होती है, डेंगू के केस में प्लेटलेट्स की मात्रा अचानक क्या होती है, कम होने लगती है। अब देखिए हृदय के प्रकार, ये तो क्लासिफिकेशन का पार्ट है, लेकिन हम देख लेते हैं हृदय के प्रकार। हृदय के प्रकार तो मत्स्य वर्ग, सबसे पहले जब हम अभी जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि कैसे, मतलब कि क्या होता है कि कैसे एक जीव से दूसरे जीव का कैसे ओरिजिन हुआ। तो कार्डेटा में जब हम पढ़ते हैं, कार्डेटा में क्या होता है, सबसे पहले मत्स्य वर्ग आता है, उसके बाद क्या होता है, उभयचर वर्ग आता है, सरीसृप वर्ग आता है, पक्षी एवं स्तनी वर्ग आते हैं। ठीक है, तो 5 मतलब मुख्य क्लास हैं, मुख्य रूप से ये जो है 5 क्लास हैं कार्डेटा में। तो मत्स्य वर्ग की उत्पत्ति सबसे पहले हुई एवीज, जिसमें क्या होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। एवीज नहीं, पीसेज कहते हैं, PISCES, पीसेज। ठीक है, तो पीसेज मत्स्य वर्ग में क्या होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, ऐसे आपने मछलियों में देखा होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, उभयचर यानी कि एम्फीबियंस, जैसे कि मेढक आता है, मेढक एम्फीबिया क्लास का है। तो एम्फीबियन में क्या होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, एम्फीबियन में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इसके बाद सरीसृप, रेप्टिलिया के अंतर्गत मगरमच्छ, छिपकली, ये सारे आते हैं। तो इसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, त्रिवेशमी। तो मत्स्य वर्ग में 2 चैम्बर्ड होता है हार्ट, उभयचर और सरीसृप में 3 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया। इसके बाद पक्षी एवं स्तनी वर्ग में क्या होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, पूछा जाता है मेढक में कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है, 3 चैम्बर्ड पूछ देगा, छिपकली पूछ देगा, या मगरमच्छ पूछ देगा। ठीक है, या डायरेक्ट पूछा था सरीसृप पूछा जाता है, रेप्टिलिया, REPTILIA, रेप्टिलियंस में कितने होते हैं, 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। ठीक है, और पक्षी यानी कि एवीज क्लास कहते हैं, AVES, एवीज और मेमेलिया में 4 चैम्बर्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक क्या होता है, एक एक्सेप्शन है, मगरमच्छ क्रोकोडाइल में क्या होता है, 4 चैम्बर्ड होता है। 4 चैम्बर्ड होता नहीं है, मतलब 3.5 चैम्बर्ड, 4 चैम्बर्ड जो होता है फुली डेवलप्ड नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वह कौन सा स्तनी वर्ग है, वह कौन सा सरीसृप वर्ग का जंतु है जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। तो एग्जाम्पल है आपका मगरमच्छ, 4 चैम्बर नहीं होता है, 3.5 ही चैम्बर होता है। ठीक है, यहाँ पर देख लिया हार्ट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये सुपीरियर वेना केवा है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी क्या होगी, ये फेफड़े से है, फेफड़े तक जा पहुँचती है। पल्मोनरी वेन, ये भी फेफड़े, पल्मोनरी मतलब होता है लंग्स, फेफड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हार्ट का स्ट्रक्चर जो है ऐसे दिया हुआ है, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। ठीक, हार्ट बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में इसको हम थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बना करके हम इसको डिस्कस करेंगे। ऐसे पढ़ने पे समझ में नहीं आएगा। जैसे कि अभी मैं एक दिखा देता हूँ कि कैसे हार्ट का स्ट्रक्चर है। देखिए बनाया मैंने, हैंड से बनाया, हाथ से बनाया हुआ है, तो इसको आसानी से आप समझ सकते हैं। जैसे कि ऊपर क्या हुआ, 2 आरिकल हो गया, नीचे 2 वेंट्रिकल हो गया, 4 चैम्बर्ड हार्ट हो गया। ठीक है, ये राइट क्या होता है, लेफ्ट साइड में थोड़ा सा हार्ट हमारा क्या होता है, थोड़ा सा टर्न होता है, थोड़ा झुका हुआ होता है। ठीक है, राइट एट्रियम है, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय। ठीक है, ऐसे हार्ट का स्ट्रक्चर है। तो इसको पढ़ने के बाद आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्लास यहीं पर रोकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी, हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर
हो सके तो अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें।